क्रिटिकल रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें स्कूल्स में नहीं पढ़ाया गया है, बहुत ही ज़्यादा नया है। इंग्लिश ऑफ कोर्स इज़ द मीडियम, वो जो पूछेगा वो इंग्लिश में ही होगा। आपके पास लिमिटेड टाइम है, उसी टाइम फ्रेम में आपको पैसेज भी पढ़ना है, ऑप्शन भी पढ़ने हैं और उसके बेसिस पर आंसर को सिलेक्ट भी करना है। यू विल नॉट बी एबल टू एनालाइज और क्रिटिकली अप्लाई लॉजिक इफ यू हैवंट read the passage carefully. हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है जैस्मिन और ये है पार्ट 2 ऑफ आवर सीरीज ऑन बेसिक्स ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग। अगर आप एक लॉ एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एक एस्पिरेंट हैं, तो आई एम श्योर कि आपका ये सवाल ज़रूर होगा कि मैम क्रिटिकल रीजनिंग के लिए कैसे पढ़े, कहाँ से शुरू करें, बेसिक्स क्या होते हैं, मतलब क्या होता है। इफ़ यू हैवंट वॉच्ड द पार्ट 1 ऑफ दिस सीरीज, मेक श्योर कि यू सिट बैक एंड यू वॉच द होल थिंग। आई एम श्योर कि आफ्टर दिस वीडियो यू विल नॉट स्ट्रगल विद कैसे तैयारी करें, कहाँ से करें, बेसिक्स क्या होते हैं, क्योंकि अगेन क्रिटिकल रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें स्कूल्स में नहीं पढ़ाया गया है, बहुत ही ज़्यादा नया है। इसीलिए हमारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको प्रैक्टिस करते रहना और इसके बेसिक्स को समझना। इफ यू आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड सच रिसोर्सेज, दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल। वी शेयर free resources for your practice every single day. Please join us and I'll see you there. In the meantime, if you have any questions on critical reasoning or English language, these are my social media handles. You can message me directly. अगर आप एक serious candidate है and if you're looking for a paid batch, you can join us there as well. This is the coupon code that you can use and get the maximum discount out of it. Without further ado, let's kick into the part 2 of our series. हम समझते हैं कि हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है इन बेसिक्स को समझना। सो एज आई सेड, अगर आप एक लॉ एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, वो क्लैट हो सकता है, ALET हो सकता है, कोई भी और हो सकता है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्रिटिकल रीजनिंग को सही डायरेक्शन में पढ़ना। अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट होगा, यू विल नॉट बी एबल टू क्रैक दैट 20%। इन क्लैट आई एम श्योर दैट यू गाइज नो इट्स 20%, विच इज़ अ ह्यूज चंक। तो हम इसको इग्नोर तो डेफिनेटली नहीं कर सकते। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने बहुत सारे बेसिक्स इंक्लूड कर लिए हैं ऑलरेडी। इफ यू haven't watched, watch that video first and then come back and watch this as well. अब स्टार्ट करते हैं हमारे क्रिटिकल थिंकिंग से। अब बेसिक्स में अगर मैं बोलूं कि हम जब भी अपने क्रिटिकल रीजनिंग की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हमारे को ये जानना ज़रूरी है कि वो सेक्शन आपका इंटेलेक्चुअल स्किल्स को चेक करने की बजाय कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को चेक कर रहा है, जिसका मतलब है वो आपका लॉजिक टेस्ट कर रहा है। इंग्लिश ऑफ कोर्स इज़ द मीडियम, वो जो पूछेगा वो इंग्लिश में ही होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंग्लिश पे इतना फोकस रह जाओ, उन वर्ड्स को जो वो यूज़ कर रहा है उससे इतना डर जाओ कि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना कर पाओ। इसीलिए keep this in your mind that in this section your logic reasoning is getting checked, your logical reasoning is getting judged. assessor आपको जान पूछकर ऐसे arguments देगा, कुछ ऐसे words यूज करेगा, घुमाकर सेम चीज पूछेगा ताकि वो ये जान सके कि आपको पैसेज समझ में आया है या नहीं आया है। Of course there are other strategies that you can apply, but my suggestion is always try to understand the passage first. क्यों? क्योंकि उसी के बाद हम क्या कर पाएंगे, क्रिटिकली रीड करने के बाद, समझने के बाद हम क्या कर पाएंगे, आइडिया का अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आर्ग्यूमेंट किस बारे में है, क्या प्रीमाइस है, क्या कंक्लूजन है, जिसके बारे में मैंने पार्ट 1 में बात करी है डिटेल में। तो ये सारी चीज़ें क्या है और हमारे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। अगेन यू विल नॉट बी एबल टू गेट देयर अगर आप अच्छे से पैसेज को पहले रीड कर समझ नहीं लेते। वाई इज दिस इम्पॉर्टेंट? क्योंकि अगर आप समझोगे नहीं तो क्या होगा, यू विल गेट कन्फ्यूज इन द वे ही इज आस्किंग, द असेसर इज आस्किंग द क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा और अगर आपको समझ में नहीं आया होगा स्टार्टिंग में ही, अगर आपने उसको ध्यान से रीड नहीं किया होगा तो वो मिस हो जाएगा बहुत ही आसानी से। होता कि मैंने ये इतना एम्फेसिस क्यों दिया है यहाँ पर, एक रीज़न, जब हम कोई पैसेज पढ़ते हैं, क्योंकि हमें रीडिंग की हैबिट नहीं होती तो हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। हम पढ़ तो रहे होते हैं पर समझ नहीं रहे होते पढ़ते टाइम, इसीलिए यूजुअली हमें पैसेज 2 या 3 बार पढ़ना पड़ता है। लेकिन लॉ एंट्रेंस टेस्ट में यही कैच है कि आपको
टाइमली ये पूरा जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट करना पड़ता है, करेक्ट। आपके पास लिमिटेड टाइम है, उसी टाइम फ्रेम में आपको पैसेज भी पढ़ना है, ऑप्शन भी पढ़ने हैं और उसके बेसिस पर आंसर को सिलेक्ट भी करना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं हो सकता, अदरवाइज यू विल मिस ऑन द अदर क्वेश्चंस एज वेल, राइट। तो आपको ये चीज़ फटाफट करनी पड़ेगी। उसका क्या है सबसे आसान तरीका, यू हैव टू क्रिटिकली रीड द पैसेज फर्स्ट। बाय दैट आई मीन एक्टिवली रीड। जब आप पढ़ रहे हो तो मेक श्योर कि आप साथ साथ कुछ कुछ समझ भी रहे हो। आई एम श्योर कि कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो हमारे लिए अनफेमिलियर होंगे, हमने पहले नहीं सुने होंगे, लेकिन अगर आप उस पैसेज को ढंग से पढ़ते हो तो आपको उसके ऊपर या उसके नीचे कुछ ऐसा हिंट ज़रूर मिलेगा जिससे आपको उसका मीनिंग पता चल जाएगा, ठीक है। एंड क्रिटिकल रीजनिंग सुनने और पढ़ने में पहली नज़र में मुश्किल लगता है, पर इतना मुश्किल है नहीं। ऑनेस्टली इट्स जस्ट द मैटर ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो सेम रहता है, जो क्वेश्चंस है उनका तरीका है वो भी सेम रहता है। ये हमारा एडवांटेज है कि वो रिपेटिटिव है, वही स्ट्रेंथिंग वाले क्वेश्चंस है, असम्पशन है, कंक्लूजन है, सिर्फ पैसेज का कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है, जो आर्ग्यूमेंट है वो बदल जाता है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड नहीं बदलता, क्वेश्चन का आस्क भी यूजुअली नहीं बदलता। तो इसको हम अपने एडवांटेज की तरह यूज़ कर सकते हैं। कैसे? मैक्सिमम प्रैक्टिस करके। जब आपको एक्टिव रीडिंग की आदत पड़ जाएगी तो आपका ध्यान भटकेगा नहीं। वाइल यू आर रीडिंग यू विल नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड, ठीक है। Critical reading involves actively engaging with the text to understand, analyze and evaluate the information presented. अगर आप ये कर पा रहे हो तो ही आप सोचकर ऑप्शन तक पहुंच पाओगे। You will not be able to analyze or critically apply logic if you haven't read the passage carefully. पैसेज को अगर आप सिर्फ स्किम कर लोगे इंग्लिश में that will work, पर क्रिटिकल रीजनिंग में थोड़ा और ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि मैंने क्या बोला, वो वर्ड प्ले करता है, आपके साथ खेलता है अलग अलग तरीके से सेम चीज़ को पूछकर। पर यही तो हमारा एडवांटेज है कि वो पूछ सेम चीज़ रहा है, बस अलग तरीके से पूछ रहा है। तो पैसेज यूजुअली इसके शॉर्ट भी होते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे इतने लंबे नहीं होते, छोटे ही पैसेज होते हैं, 2 या 3 चीज़ें ही वो बोल रहा होता है और वही रेपिटेशन में क्वेश्चन में पूछी गई होती है, ठीक है। तो क्रिटिकली थिंक करने के लिए, क्रिटिकली सोच पाने के लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, पहले एक्टिवली रीड करना, उस पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझना। ओनली देन यू विल बी एबल टू अप्लाई लॉजिक, ठीक है। हैविंग सेड दैट लेट्स मूव ऑन टू द अदर कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं फैलेसीज। फैलेसीज का मतलब क्या होता है? फैलेसीज, अगर आपको एक वर्ड एसोसिएट करना हो इससे, तो आप कर सकते हो फॉल्स, ट्रू और फॉल्स वाला। ट्रू जो कि सच है, फॉल्स जो कि सच नहीं है। तो फॉल्स से आप फैलेसी को एसोसिएट कर कर ये याद कर सकते हो। इसका मीनिंग होता है कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे, एक गलत रास्ते पर लेकर जाए, सिर्फ आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया हो। Fallacies are common errors in reasoning that can make an argument invalid or weak. Usually ये हमारे argument को क्या कर देता है? weak. कभी कभी ये word directly use करेगा वो, कभी कभी नहीं करेगा, पर पूछेगा यही, fallacy ही पूछ रहा होगा कि ऐसा क्या है जो हमारे argument को weak बना रहा है, ठीक है। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्ग्यूमेंट को समझना, उसमें देखना कि कौन कौन सी फैलेसीज इन्वॉल्व है। फैलेसी का क्या मतलब है? जो हमारे मेन आर्ग्यूमेंट को वीक कर रही है, मतलब उसका ऑपोजिट है। आसान भाषा में उसका क्या है? ऑपोजिट, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू दिस। अब ये नाम से नहीं डरेंगे हम, बहुत ही आसान है इसको पढ़ना और समझना। तो इसको बोलते कैसे हैं? पहले दिस इज इंडक्टिव व्हाट रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग एंड देन वी हैव डिडक्टिव रीजनिंग। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हम एक बार समझ लेते हैं, फिर वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस एंड अप्लाई दिस इज वेल इन पैसेज। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इंडक्टिव रीजनिंग दैट इन्वॉल्व्स मेकिंग जनरलाइजेशंस बेसिस ऑन स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन। जब भी हम कोई जनरल असम्पशन निकालते हैं एक स्टेटमेंट में से, कैसे निकालते हैं जनरल असम्पशन? सपोज आपको बोला गया है कि एक लॉ एस्पिरेंट के लिए, किसी भी लॉ एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो उसके लिए हार्डवर्क बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपको दे दी गई है, टू क्रैक एनी लॉ एंट्रेंस टेस्ट यू हैव टू वर्क रियली हार्ड। तो इससे आप क्या अस्यूम करोगे कि यार मेरा जो फ्रेंड है, लेट्स से यू हैव अ फ्रेंड, ही क्लियर्ड क्लैट एग्जामिनेशन, सो यू विल अस्यूम कि उसने भी क्या किया था? बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, तभी उसने क्या किया? क्लैट को
क्लियर करा। तो आपके पास एक जनरल स्टेटमेंट थी, आपने उससे स्पेसिफिक स्टेटमेंट निकाली, एक स्पेसिफिक असम्पशन निकाला, उसको हमने क्या बोला, कौन सी रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग। अब डिडक्टिव क्या होती है, इट इन्वॉल्व्स ड्राइंग स्पेसिफिक कंक्लूजन फ्रॉम जनरल स्टेटमेंट, जो हमने अभी अभी किया। लेकिन अगर हम इसका उल्टा पढ़ लें कि एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट से हम एक जनरल असम्पशन निकाल रहे हैं, सपोज एक स्टेटमेंट आपको दे दी गई है दैट सुरेश क्लियर क्लैट एग्जामिनेशन बिकॉज ही स्टडीड रियली हार्ड, तो हम क्या अस्यूम करेंगे, टू क्लियर एनी लॉ एंट्रेंस टेस्ट यू हैव टू वर्क रियली रियली हार्ड। तो हमने क्या किया, एक जनरल असम्पशन एक स्पेसिफिक प्रूफ से निकाली, उसको हम बोलते हैं इंडक्टिव, और इसका ऑपोजिट होता है डिडक्टिव। ये दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ें हैं। अगेन अनदर कॉन्सेप्ट दैट इज इंपॉर्टेंट इन क्रिटिकल रीजनिंग इज सिलोजिज्म। सिलोजिज्म क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट दैट कंसिस्ट ऑफ 2 premise and 1 conclusion. It follows specific structure that helps to establish a valid आर्ग्यूमेंट। कभी भी 2 प्रीमाइस दिए गए हो लेकिन उसका कंक्लूजन सेम निकल कर आए तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिलोजिज्म। कभी कभी आपसे वो डायरेक्टली ये वर्ड यूज कर नहीं पूछेगा, लेकिन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उस चीज को याद करना कि प्रीमाइस क्या होता है और कंक्लूजन क्या होता है। वी डिस्कस दिस इन पार्ट 1 एक्सप्लिसिटली, ठीक है, तो मैं यहाँ ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। नेक्स्ट वी हैव व्हाट, काउंटर आर्ग्यूमेंट। कभी कभी आपको आर्ग्यूमेंट में वो जो भी चीज बोल रहा होता है ऑप्शन में वो उसका उल्टा दे देगा, ठीक है, उल्टा मतलब काउंटर दे देगा उसका। इसके 2 वर्ड्स है, काउंटर एंड आर्ग्यूमेंट, राइट। काउंटर और आर्ग्यूमेंट को मिलाकर ये वर्ड बना है। तो काउंटर आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, जो भी आपको आर्ग्यूमेंट में ऑथर बोल रहा है उसका कोई ऑपोजिट या कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया अगर वो आपको पैसेज से निकाल के नहीं अपने आप बना के वो ऑप्शन में दे दे, तो वो क्या कर रहा है, हमारे को काउंटर आर्ग्यूमेंट दे रहा है। कभी कभी वो क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द काउंटर आर्ग्यूमेंट, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ही आसान है। काउंटर आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट को काउंटर करने वाला सेंटेंस, मतलब कि हमारे आर्ग्यूमेंट से कंप्लीटली ऑपोजिट कौन सी स्टेटमेंट है इन 4 ऑप्शंस में से, वो हमारा क्या बनेगा, काउंटर आर्ग्यूमेंट। इट्स अ मैटर ऑफ व्हाट, प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो जैसा मैंने बताया पैटर्न क्या है, रिपेटिटिव है, क्वेश्चन का टाइप नहीं बदलता, और वो सारे रिसोर्सेज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर रोज मिल जाएंगे एंड वी शेयर द आंसर्स एज वेल, सो यू कैन जॉइन अस देयर। इन द मीन टाइम एज आई सेड, इफ यू हैव एनी क्वेरी, अगर क्रिटिकल रीजनिंग नहीं हो रही है, उससे रिलेटेड कोई भी आपके मन में सवाल है, डाउट है, आप मुझे पिंग कर सकते हो। दीज आर माई सोशल मीडिया हैंडल्स। In the meantime, keep practicing, keep preparing. All the very best. Take care of your health while you do that. And I'll see you in the next video. Thank you so much.